मैं एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में 37 वर्ष तक नेहरू गांधी परिवार प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश को संभाला, देश में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और नेहरू मॉडल को लागू किया, नेहरू मॉडल को लागू किया। और हम सभी को ये विश्वास था कि आज़ादी के बाद हमारे देश में गरीबी और बेरोज़गारी ये सब दूर हो जाएगी, स्वराज आएगा तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार के द्वारा खिलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और वो सरकार को खिलाने के लिए जो रकम चाहिए वो टैक्स पेयर्स के द्वारा दिया जाता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम टैक्स पेयर्स के लिए के शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उस टैक्स के पैसे से 80 करोड़ लोगों को अन्न प्रदान करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। मुझे ये बात आपको बताना है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो टॉप पर है वो अगर शिक्षित है, एजुकेटेड है, तो ओवरऑल पॉलिसी जो है वो अच्छा बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ के 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पहला लाइन लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में आधुनिक भारत का ढांचा तैयार किया और उस ढांचे को स्थापित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो शिक्षा है वो ट्रू सेंस में उस ज़माने के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1990 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए गए, वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और नेचुरल साइंस में ट्राइपॉस डिग्री को प्राप्त किया। ट्राइपॉस का मतलब होता है कि एक साथ 3 सब्जेक्ट में आप ऑनर्स प्राप्त कीजिए, जैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, लाइफ साइंस ऑनर्स। इस 3 में अगर आप एक साथ प्राप्त करते हैं तो इसको कहा जाएगा ट्राइपॉस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़कर नेचुरल साइंस में ट्राइपॉस की डिग्री को प्राप्त किया 1910 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई इन्होंने इनर कॉलेज से किया और इनर टेम्पल कॉलेज से किया। और इस प्रकार इनकी शिक्षा जो है, जो उच्चतम कोटि का शिक्षा हो सकता था, वो प्राप्त हुआ। लेकिन इनके बाद के जो प्राइम मिनिस्टर आए, मोरारजी देसाई आए, तो मोरारजी देसाई बीए ऑनर्स थे और विल्सन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से वो बीए ऑनर्स की डिग्री 1917 ईस्वी में प्राप्त किया। यह 1917 ईस्वी वही है जो लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति किया और यूएसएसआर का फॉर्मेशन 1917 में किया। उसी साल इन्होंने ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त किया और ये प्राइम मिनिस्टर बने। तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर के कतार में श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लेडी, डिटर्मिनेशन, कर्मठता, ऑनेस्टी, डिग्निटी, सब चीज़ में नॉलेज, ट्रैवल, वर्ल्ड ट्रैवल,
ये सब चीज़ में सब में ये काफ़ी ऊंचे स्तर की ख्याति प्राप्त थी। और इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और सोमरविले में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। और किस चीज़ के लिए? तो डिग्री लेना चाहती थी मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन वो इनके बारे में गूगल लिखता है कि डिड नॉट ग्रेजुएट, वो बीए की डिग्री नहीं ले पाई। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कुछ काल के लिए तो चरण सिंह बने। चरण सिंह का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है 1925 में इन्होंने एमए किया, 1926 में एलएलबी किया और ये सब आगरा यूनिवर्सिटी से किए। उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। श्रीमती इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हो गया 1984 में, तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और फिर इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से भारी मेजॉरिटी से जीत करके आए। राजीव गांधी का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने एडमिशन लिया। और अब मार्क कीजिए, नेहरू भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किए और इन्होंने नेहरू जी के ही रास्ते पर चलकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। नेहरू जी भी ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, राजीव गांधी भी ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। लेकिन गूगल कहता है कि डिड नॉट ग्रेजुएट। तब इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इम्पीरियल कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया और गूगल कहता है कि डिड नॉट ग्रेजुएट। तो ये दोनों, मिसेज इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, ये लोग ग्रेजुएट नहीं थे। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो मेजॉरिटी एमपी उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उनकी पार्टी को। हम यहाँ केवल ये चर्चा इसलिए आपको किए ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उसके बाद एक कुछ ही समय के लिए बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए तथा एलएलबी पास थे। चंद्रशेखर बने 6 महीने के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्होंने पढ़ाई की। अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी विद्वान थे। वो बीए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में किए महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज से, आगरा यूनिवर्सिटी। और 1946 में और 1947 में जब आज़ादी हम लोग को मिला, उस साल ये एमए इन पॉलिटिकल साइंस किए डीएवी कॉलेज कानपुर से, आगरा से पढ़े और ये पॉलिटिकल साइंस में एमए किए। गूगल कहता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर का यूनिवर्सिटी वाइज जो आंकड़ा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले 3 हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आने वाले 2 हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से आने वाले 2 हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से आने वाले 2 हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या है? पामुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। बराबर याद रखिए, 1991 की औद्योगिक नीति के साथ साथ इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो आपको बोलना होगा द फुल नेम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, पी फॉर पामुला पार्थी, पी फॉर पामुला पार्थी, एन फॉर वी फॉर वेंकटा, वी फॉर
वेंकटा, N फॉर नरसिम्हा, R फॉर राव, पामूला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ और इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हुआ। PV नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही ये वर्सेटाइल थिंकर थे और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में इनका रुचि था और उसमें ये लिटरेचर और कंप्यूटर में भी रुचि रखते थे। इनका ग्रेजुएशन फर्गूसन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हुआ। इन्होंने LLB किया वहाँ से और LLM किया हिस्लॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर से। ये पेशा से लॉयर थे और वंदे मातरम मूवमेंट चला था 1930s में। वंदे मातरम मूवमेंट में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे हैदराबाद में और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गए। प्राइम मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पूरे इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी अधिक, किनका नाम आएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1952 में, मेरा जन्म हुआ है 1951 में, मतलब ये जब BA कर रहे थे तो मैं 2 बरस का था। तो 1952 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। 1954 में MA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। सोचिए उस ज़माने में रहा होगा, हम लोग के समय में तो MA में ऑनर्स नहीं था, लेकिन इनका BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है और 1954 में MA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। 1957 में ये इंग्लैंड चले गए और सेंट जॉन्स कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पंडित नेहरू भी पढ़े हुए हैं और राजीव गांधी भी एडमिशन लिए हुए हैं। तो इसलिए लिस्ट में बतलाता है कि 3 प्राइम मिनिस्टर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ा है या पढ़ के निकला है या नहीं निकल पाया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 3 आदमी का नाम। मनमोहन सिंह 1957 में सेंट जॉन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर ट्राइपॉस किया। ट्राइपॉस का मतलब है कि मेन इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में ऑनर्स एक साथ करने वाले को ट्राइपॉस डिग्री मिलता है। तो इकोनॉमिक्स है और ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नेचुरल साइंस में एडमिशन लिया और ट्राइपॉस किया, मैंने 3 विषय में ऑनर्स प्राप्त किया। 1962 में जब चाइना भारत पर अटैक किया था, उस समय मनमोहन सिंह न्यूफील्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में PhD के ऊपर एक स्टेप होता है डॉक्टर इन फिलॉसफी। डॉक्टर PhD हुआ, वो भी डॉक्टर फिलॉसफी, लेकिन ये D.Phil है। तो इन्होंने D.Phil वहाँ से प्राप्त किया, जो कि PhD से थोड़ा हायर माना जाता है। और हमारे वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये 1978 में BA पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने किया ओपन यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से, और 1983 में इन्होंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस में स्कूल ऑफ सोशल साइंस, गुजरात यूनिवर्सिटी। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि पढ़ना और डिग्री प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना, ये सब जो है कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि पॉलिटिशियंस ने नहीं किया हो। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, देश को चलाने के लिए
विदेशों से पढ़ के आने के बाद देश में क्या स्टैंडर्ड है और क्या होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए विचार करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो पीवी नरसिम्हा राव जो एलएलबी थे, एलएलएम थे, लॉयर थे, वंदे मातरम मूवमेंट में भाग लिए हुए थे हैदराबाद हैदराबाद में स्टेट में उसे वाली 30s में 1930 जिस समय यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन था, उस समय यहाँ वंदे मातरम का मूवमेंट चल रहा था हैदराबाद में। तो हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ कह दिया कि हम अंग्रेज़ के समय, अंग्रेज़ राज में, ब्रिटिश राज में जो भी निजी क्षेत्र वाले उपक्रम हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, उस किसी का हम राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। वो जैसा चल रहा है चलेगा, और हमको बनाना होगा तो खुद पब्लिक सेक्टर में हम बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बनाएंगे, नवीन तकनीकी को लाएंगे और देश का विकास तेज़ी से करेंगे। 1948 की औद्योगिक नीति भारत के सभी उद्योगों को 4 वर्गों में बांट दी, और पहला, दूसरा तो पूरा सरकार का पब्लिक सेक्टर रहेगा, तीसरा भी सरकार का रहेगा, और प्लस अंग्रेज के ज़माने का जो कुछ फैक्ट्री है वो सब इसमें रहेगा। लेकिन नया कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता है बिना सरकार के परमिशन के। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बटा हुआ है क्लासिफिकेशन, लेकिन पब्लिक सेक्टर का ये राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहाँ चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे वो फैक्ट्री स्थापित कर सकता है, जिस क्षेत्र में चाहे, बैकवर्ड प्लेस में चाहे वहाँ फैक्ट्री स्थापित कर सकता है। 1956 की औद्योगिक नीति को कहा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसमें समग्रता का आभास होगा। आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंस में ट्राइपॉस प्राप्त किया, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब को ज़रूर आप एक बार देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए गूगल से, और ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स टू डॉटर, ये सब चीज़ को एक बार ससरी निगाह से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से देश का सारा काम शुरू होता है, और उसके पढ़ने से आपको बहुत सारे नए चीज़ों का ज्ञान होगा और इंटरेस्ट जगेगा पढ़ाई के ऊपर। परीक्षा पास करने के लिए तो जिसका 100वां पोजीशन होता है वो भी पास है, और जिसका पहला पोजीशन भी पास है। तो 100 से पहले की ओर जाने के लिए आपके भीतर एक नए तरह की शक्ति या ऊर्जा को भरने के लिए हम आपको बता रहे हैं। इन सब बातों को जानना चाहिए, और इन सब बातों को अपने डिस्कशन में, अपने ग्रुप में, बातचीत के क्रम में भी बोलना चाहिए कि किसका क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से पढ़ा है, क्या किया है, ताकि आपको लगे कि जो बोल रहा है वो आदमी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या ट्राइपॉस किया है नेचुरल साइंस में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप देख चुके हैं। और मनमोहन सिंह का भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बिरला है मिलना, कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैंने एमए में भी ऑनर्स है, बीए में भी ऑनर्स है, और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ भी इकोनॉमिक्स ट्राइपॉस है। ट्राइपॉस का मतलब होता है कि 3 सब्जेक्ट में एक साथ ऑनर्स प्राप्त करना, और फिर इन्होंने वहीं DPhil भी किया। तो 1956 की औद्योगिक नीति बहुत सोच करके इन्होंने बनाया, और कहा कि 3 विभाग में उद्योगों को बांटा जाएगा। पहला, दूसरा सरकारी क्षेत्र रहेगा, तीसरा निजी क्षेत्र रहेगा। लेकिन फिर सरकार चाहेगी तो जिस क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में भी अगर खोलना चाहेगी तो खोल सकेगी। ये ओपन पहले से लिखा हुआ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अबाउट
188, 180 इंडस्ट्री क्षेत्र को, वस्तुओं को रिजर्व कर दिया कि ये 180 वस्तु जो है वो लघु उद्योग ही बनाएगा, बृहद उद्योग उसको नहीं बना सकता है। उसके बाद इंजीनियर कहाँ से आएगा, पॉलिटेक्निक कहाँ से आएगा, वर्कमैन कहाँ से आएगा, ये सोच देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मैनेजरियल कैडर तैयार करने के लिए, इंजीनियरिंग कैडर तैयार करने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, IIT IIM खोले गए, और ग्रेजुएशन के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए पॉलिटेक्निक खोला गया सुपरवाइजरी के लिए, और ITI खोला गया जहाँ से वर्कमैन तैयार किया जाएगा। तो ये समग्रता आप देखिए, और एक ब्रॉडर मैक्रो आउटलुक इसके अंतर्गत नज़र आता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्होंने कहा कि भारत के शर्तों पर विदेशी पूंजी को लाया जाएगा। आपको हम कई लेक्चर में बता चुके हैं कि प्लेंटी ऑफ पाउंड स्टर्लिन रिजर्व भारतवर्ष में था आज़ादी के पहले, और वही एक ऐसा दम था जिस पर कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो सिस्टम आया उसका नाम हो गया ब्रेटन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड। पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड तो समाप्त हो गया, अभी जो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ उसका रूप बदल गया, जो IMF में आपको हम पढ़ा चुके हैं। IMF में देखिएगा कि हर कंट्री गोल्ड जमा करेगा और वो गोल्ड से फिर ऋण प्राप्त करेगा, तो इसका नाम हो गया ब्रेटन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड। तो आपसे अगर पूछ दिया इंटरव्यू में कि ब्रेटन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, तो आप बोलिए ब्रेटन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड के अंतर्गत गोल्ड जमा करना पड़ता है IMF में और IBRD में, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। 1960 के बाद ये वर्ल्ड बैंक हो गया, पहले था IBRD और आज भी IBRD। IBRD में IDA जब जोड़िएगा तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, लेकिन इसका ऑफिस जहाँ है वाशिंगटन में, तो IBRD का अलग ऑफिस है, IDA का अलग ऑफिस है, वर्ल्ड बैंक का भी अलग ऑफिस है। तीनों का डेटा इंडिपेंडेंट डेटा है और उससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत में आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक ढांचा का पूरा तैयारी 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया। उसमें कहा गया कि लेबर इज ए पार्टनर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर को पार्टनर माना गया। लेबर वेलफेयर की बात की गई, वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात की गई। ये सब चूँकि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते थे, तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में वर्कर्स का वर्चस्व रहता है। तो ये कहे कि कैपिटलिस्ट तो है ही मालिक, लेकिन वर्कर्स भी पार्टनर रहेगा प्रोडक्शन में। कैपिटल एंड लेबर बोथ आर पार्टनर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए 56 की पॉलिसी 1956 से सीधे 1977 तक आराम से चला, लेकिन कुछ उथल पुथल भीतरी होना शुरू हो गया था। इसे 1973 में पार्लियामेंट में एक पॉलिसी लाया गया जिसको कहा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 के पॉलिसी में हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को कुछ छूट दिया गया, फॉरेन कंपनीज को छूट दिया गया, क्योंकि उस ज़माना था रेगुलेशन एंड कंट्रोल का। तो इसलिए 1956 के बाद 1973 में ये लाया गया, और उसके बाद 1977 में कांग्रेस की सरकार गिर गई, और जो नई सरकार आई वो जनता पार्टी की थी। मोरारजी देसाई उसके प्राइम मिनिस्टर बने। ये कुछ समय तक ये सरकार चली और फिर गिर गई, फिर वापस इंदिरा गांधी आ गई पावर में। और इसलिए इंदिरा गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी, और फिर नेहरू इंदिरा गांधी फिर हार गई, उसका फिर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, फिर वापस आई 1980 में। तो 1977 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी स्टार्ट ही हुआ था,
और नेचुरल है कि 56 के पॉलिसी को खारिज करना चाहता था, खारिज कर भी दिया, लेकिन अपना जो बनाया उसको लागू करने के साथ साथ सरकार ही गिर गई। श्रीमती इंदिरा गांधी वापस आ गई, वापस आई तो 1956 की औद्योगिक नीति को तो दरकिनार कर दिया था। 1977 की औद्योगिक नीति श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, 1980 का पॉलिसी का पहला लाइन लिखा हुआ है कि 1980 औद्योगिक नीति 1956 औद्योगिक नीति के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। नेहरू मॉडल विल कंटिन्यू, नेहरूवियन मॉडल कंटिन्यूड। और इस तरीके से 1980 से 1984 तक ले ये चला। 1984 में फिर असैसिनेशन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी हो गया और यह अकाल मृत्यु जो आया अचानक, वो भी अपने ही घर में जो गार्ड था वो उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर का पद संभालने के लिए कहा गया और वो छोड़ के, अपने पायलट थे, छोड़ के यहाँ आए और इलेक्शन में थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते। लेकिन चूँकि राजीव गांधी विश्व के विभिन्न देशों में हवाई जहाज़ लेके जाते थे, आते थे, तो इनका विजन जो है सो ओपन इंडिया की ओर थोड़ा थोड़ा जा रहा था। ये कहा जाता है कि पार्शियल लिबरलाइजेशन, आंशिक उदारीकरण का आरंभ जो है 1985 और 1986 के कानून के द्वारा हुआ। इन्होंने 1985 और 1986 में 2 पॉलिसी लाया और उस पॉलिसी के अनुसार बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योगों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए बहुत तरह का सुधार इन्होंने लाया। उसी समय आप देखे हुए कि टेलीफोन का एक बाढ़ आ गया और बूथ खुल गया। पहले बिरले कुछ लोगों के घर में टेलीफोन लैंडलाइन रहता था और होते होते देखिए आज विश्व का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है ये टेलीकम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन है। मोबाइल जो है टेक्नोलॉजी भारत के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जितना भी सरकारी कार्य हो रहा है वो मोबाइल के थ्रू हो रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी को हम लोग सदा याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने 1969 में ऑपोजिशन रहने के बावजूद भी 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और फिर सेकेंड टाइम जब आई 80 में, तो 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। श्रीमती इंदिरा गांधी का कहना था कि बैंक में जो सेविंग है वो नेशनल सेविंग है, जनता का सेविंग है, पीपुल सेविंग है। उसको निजी क्षेत्र वाले अपने ही परिवार में सारा लोन बांटते हैं और जो हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस, वही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और उन्हीं का बिजनेस है, उन्हीं का इंटरप्राइज है। तो राष्ट्र का नेशनल बचत जो है वो निजी उद्योग को जा रहा है और कृषि में ऋण जो है 2% है, सारा ऋण जा रहा है वही सर्टेन ख़ास तरह के लोगों को दिया जा रहा है। तो इसको बहुत बड़ा समझिए कि ये कार्य हुआ और वो आज भी चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन भी बैंकों का, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ किया गया है। एक्सिस बैंक है, HDFC है, कोटक महिंद्रा है, बिरला सनराइज, बहुत सारा प्राप्त किया है। लेकिन जो आज मजबूती से नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो काम कर रही है देश में, और देश में सरकारी जितनी भी नीतियां हैं सबका संबंध पैसा से है और वो बैंक के थ्रू होता है। राजीव गांधी पार्शियल लिबरलाइजेशन के लिए आज भी याद किए जाते हैं। और तब 1991 में जो PV नरसिम्हा राव एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो लाया, इसमें 5 बातों को सबसे महत्वपूर्ण दिया। नंबर 1, लाइसेंस राज की समाप्ति। नंबर 2,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। नंबर 3, फॉरेन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। नंबर 4, पब्लिक सेक्टर की भूमिका सीमित करना और सोशल क्षेत्र में इसको लाना, R&D में लाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लाना। और जो पहले था 80-20 की 80 रहेगा पब्लिक सेक्टर और 20 रहेगा प्राइवेट सेक्टर, उसको उलट दिया, कहा कि 20-80, 20 रहेगा पब्लिक सेक्टर और 80 रहेगा प्राइवेट सेक्टर। कहा नरसिंहा राव ने कहा कि हमारा काम गवर्नेंस का है, गुड गवर्नेंस देने का है। देयर इज नो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट वर्क इज नॉट टू डू बिजनेस, गवर्नमेंट वर्क इज फॉर सोशल सेक्टर। इसे सोशल सेक्टर में सरकार रहेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओपन हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, कोटा सिस्टम समाप्त कर दिया, परमिट सिस्टम समाप्त कर दिया, रेगुलेशन को समाप्त कर दिया, इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर दिया। और यही सब चीज़ पहले था। इसलिए कहता है कि व्हाट इज न्यू इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो न्यू क्या है? रेगुलेशन था पहले, 91 के पहले रेगुलेशन था, 91 में आ गया डी रेगुलेशन। 91 के पहले था कंट्रोल, 91 में आ गया डी कंट्रोल। 91 के पहले में था इंस्पेक्टर राज, 91 में आ गया नो इंस्पेक्टर राज। 91 में था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, QR, वो क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक रेस्ट्रिक्शंस, बाधा, कहा कि नो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। कंट्रोल डी कंट्रोल हो गया, लाइसेंस राज नो लाइसेंस राज। क्लोज इकोनॉमी कहा कि नहीं, ओपन इकोनॉमी। नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेनी रेस्ट्रिक्शंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, नो ऑटोमेटिक रूट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये कहता है कि 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सब कुछ नया है। पुराना जो भी चीज़ था उसको पलट के नया किया गया, और इसी पर हमारा देश 1991 से 2020 है, ये इसी पर बेस्ड है। इसमें अभी कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया है और अभी आने का चांस भी नहीं लगता है। तो इसलिए आप इन सब बातों को देखते हुए सारे पॉलिसी को पढ़ना, किस डेट को लागू हुआ, कितना भाग में बांटा गया, क्या क्या आइटम है। हमारे वीडियो में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको हम आइटम का नाम गिनाए हैं। बहुत सारे वीडियो में देखिएगा 2-4 नाम दे देता है एक्सेट्रा, और एक्सेट्रा दोगे तुम तो हम कहाँ से जानेंगे, स्टूडेंट कहाँ जानेगा। तो मन में ठाने हुए थे कि नहीं, जो भी हो हमको 18 है तो 18, 28 है तो 28 पूरा लिस्ट चाहिए, और आर्काइव से मिल जाता है गूगल से। तो हम आपके लिए मेहनत करके उसको प्रेजेंट किए। उस सारे वीडियो को देखिए और अच्छा पोजीशन लाइए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचिए, लोगों को समझाइए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।